दोनों हाथ अनाहत चक्र पर। ओम संगच्छतम संबद्धम शंको मनासिजान्ताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपस्थे संजानाना उपस्थे संजानाना उपस्थे। साथियों, नेत्र खोले, दोनों हथेली आपस में रगड़ करके नेत्रों को सेक दें। लेक्चर आरंभ करने से पहले एक योग गीत जिसमें पूरा सार छिपा हुआ है, उसमें मैं व्यक्त करना चाहूंगा। और वह एक ऐसी योग गीत है जो योग गीत के माध्यम से ही हम पूरे योग को काफी हद तक समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वेद भाव को त्याग सभी हम हित मिलन के गाए, दुर्व्यसनों को त्याग सभी हम हित मिलन के गाए। आनंदमय हो जीवन सभी का, योग यही सिखलाए, ओ निरोग भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, दुर्व्यसनों को त्याग सभी हम मिलन के गाए। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, दुर्व्यसनों को त्याग सभी हम गीत मिलन की गाय, गीत मिलन की गाय। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, दुर्व्यसनों को त्याग सभी हम, दुर्व्यसनों को त्याग सभी हम गीत मिलन की गाए, गीत मिलन की गाए। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय हमारे प्रिय अनुज पथिक जी को और बहुत सारे हमारे सीनियर्स जूनियर्स जो जुड़े हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर पवन जी भी हैं और बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो हम विगत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि सबके विचारों से अवगत होना। और पथिक जी की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी, वो विभिन्न राज्यों के 3 लोगों को छांटा और छांट करके हम लोगों के बीच में प्रेजेंट किया। और हमने ये देखा योग के इस गूढ़ रहस्य को एक मेडिकली दृष्टि से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास भी किया। तो धन्यवाद पथिक जी। और हमारे बीच में डॉक्टर एसएल यादव जी हैं, उनका भी बहुत सारा इस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा योगदान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा भारतीय योग चिकित्सक संघ जो कार्य कर रहा है वास्तव में प्रशंसनीय है। साथियों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है एलर्जिक राइनाइटिस, जहाँ तक कि शब्द से ही ये हमें जानकारी में मिल रहा है कि इसको जो है एक ऐसा समस्या जो हमें एलर्जन के माध्यम से हमें होती है। और वो एलर्जन हमारे लिए जो धुआं, प्राकर,
डोरमेट या डाइनिंग हॉल मैट का डस्ट, सिगरेट, बीड़ी, वायु प्रदूषण, डस्ट के पार्टिकल्स इंडोर तथा आउटडोर के जो भी हमें जाने अनजाने में मिल जाते हैं, उनके माध्यम से जो हमें समस्या पैदा होती है वो वास्तव में AR है, या कह सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। म्यूटेशन, इनके फलस्वरूप व्यक्ति जो है म्यूकेशा में इन्फ्लामेशन हो जाया करता है, जिसकी वजह से वास्तव में बताएं कि अगर किसी मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित नहीं हुआ। सभी लोग, मैं सब बता दूं आपको कि जो बच्चे होते हैं 1 साल से लेकर के जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा पीड़ित, 80% समस्या बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हैं। और इसके बाद भी हमारे बड़े लोग भी अछूते नहीं रहते, ऐसा नहीं है बड़े लोगों को नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने, सेम ऐसे करते हैं, कभी इधर मारे, इस तरह की जब अगर हाथ चलता है सैल्यूटिंग मोड में तो समझिए कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। तो पहली बात ये, फिर कभी ये ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, तो ये सिम्टम जो कहता है अपने आप ऑटोमेटिक हाथ चलते हैं। पानी जो है, नेजल से पानी का आना, रेनोरिया, छींके आना, देखे होंगे आप सब लोग, हम जानते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आता है या सामान्य तौर पर घर के परिवार के मेंबर एक बार में एक ही 2-3-4-5 मिनट में 4-5 छींक मारते हैं, तो उस छींक के माध्यम से भी इन्फेक्शन होता है और अन्य लोगों को ड्रॉपिंग एक तरह से ट्रांसफर होती है और वो भी इन्फेक्टिव हो जाएगा। ऐसे में ये मैं कह सकता हूँ कि यह विभिन्न डस्ट पार्टिकल्स से मतलब तो होता ही होता है, लेकिन ये एक दूसरे के माध्यम से भी होता है। अगर बच्चा स्कूल गया है, एक बच्चे के स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चों को अगर हो गया या एक ही बच्चे को हो गया, तो इसमें निश्चित रूप से 3 से 5 दिन के अंदर सारे बच्चे इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी एक है कि ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्टिव डिजीज है, और इससे भी बचाव का एक माध्यम ये है कि अगर मास्क का प्रयोग किया जाए या नाक में तौलिए का प्रयोग किया जाए, तौलिया या रुमाल का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से थोड़ा बचाव का माध्यम बच सकता है। तो अगर घर में किसी को हुआ है तो ये समझ लीजिए कोई छूटेगा नहीं, हुआ सभी लोग प्रभावित होंगे। अगर एक बच्चा हुआ या घर का कोई व्यक्ति हुआ बाहर से लेके आया तो घर में सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी समस्या जो वास्तव में एक नेचुरल है, और हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि जो भी कुछ अंदर हमारे विजातीय द्रव्य कलेक्ट होते हैं उसको 3 से 4 माह के अंदर नेचर बाहर निकालना चाहिए, और तो ये टॉक्सिन एलिमेंट्स डिजॉल्व होकर के कैसे निकलते हैं, श्वास प्रश्वास के रास्ते, रेनोरिया के माध्यम से या एलर्जिक राइनाइटिस के माध्यम से, AR के माध्यम से, और दस्त के माध्यम से, या वोमिटिंग के माध्यम से, या बुखार के माध्यम से। ये एक नेचुरल गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ये मानती है कि यदि 3 से 4 महीने में शरीर का शोधन नेचर कर लेती है तो उसको कर लेने देना चाहिए। यदि आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो कोशिश करना चाहिए कि दवा का प्रयोग कम से कम करें, अच्छा हो कि ना लगे। एलोपैथिक दवाई तो बिल्कुल कतई लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अगर ये एलर्जिक राइनाइटिस को दूर करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, उसकी बात समझ ले। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? नासिका से पानी आना, छींके आना, नेत्रों से पानी आना, बार बार नाक छिड़कना, नाक के अंदर या बाहर लालिमा का हो जाना, खुजली करना, हथेली से नाक रगड़ना, नेत्रों की लालिमा, ये सब जो सिम्टम है वास्तव में ये AR के हैं, अर्थात एलर्जी राइनाइटिस। साथियों, इसमें सबसे जो बहुत अच्छी बात है कि यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो एलर्जिक राइनाइटिस जो एक्यूट है, क्रॉनिक को तो खैर दूर करने में तो मैंने देखा, क्रॉनिक जो डिजीज हुआ करती है हम लोग पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
एक महीने नहीं तो वर्ष, महीनों और वर्षों पीड़ित रहते हैं। पहले तो ये समस्या ऐसी होती है कि महीने 2 महीने में होता है या 3 महीने में होता है। अगर वो मेडिसिन के माध्यम से प्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, तो निश्चित रूप से वो उभर करके नेक्स्ट दूसरे महीने में और अच्छी स्वरूप में आके सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको महीने में, हर महीने 12 महीने में एक बार हर महीने जुकाम सर्दी होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता है। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोगों को तो रेगुलर होता है। रेगुलर मीन्स ये है कि एक बार हुआ तो वो 10 दिन 15 दिन चल गया, फिर 2-4 दिन 5 दिन के लिए बंद हो गया, इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों वास्तव में बड़ी थोड़ा तकलीफ देह होती है। लेकिन अगर नेचुरोपैथी और यौगिक जीवन शैली अपनाई जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो हम इसे केवल और केवल 2 से 3 दिन में दूर कर सकते हैं। स्टार्टिंग का अर्थात एक्यूट जो बीमारी होती है AR की मैनेजमेंट करना बड़ा आसान है। फर्स्ट डे छींके आना, सेकेंड डे पानी निकलना, थर्ड डे म्यूकस तैयार कर लेना, और फोर्थ डे म्यूकस ज्यादा मात्रा में निकलता है, नाक को जाम कर लेता है। यदि आपने इन 3 से 4 दिनों में नेचुरोपैथी के कुछ और यौगिक ट्रीटमेंट अप्लाए, तो निश्चित रूप से आप इसे जल्दी से 5वें दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। ये एक्यूट की बात है। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि चूंकि हमारे सिस्टम में हमारे अन्य साथियों ने भी जब साइनोसाइटिस की बात कर रहे थे, इन ट्रीटमेंटों का प्रयोग के बारे में बताया। पहला तो यह है जल नीति क्रिया। जल नीति क्रिया एक ऐसी दिव्यात्मक चिकित्सा है AR की, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि जल नीति क्रिया का जो पानी होता है वो कितना हमारे लिए उपयोगी अनुपयोगी किस तरह से होता, समझ लीजिए। जल नीति का माना आधा लीटर पानी लिया, हम पहले जल नीति क्रिया, कुछ लोग क्या करते हैं गुनगुना कर करके पानी जल नीति का करते हैं। मेरा ये मानना है मेडिकल दृष्टि से, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में हूँ, तो ये सब सारी चीजें बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को समझना पड़ता है। करना यह है कि जल नीति क्रिया के लिए जो पानी है वो पानी बॉयल होना चाहिए। पहला काम, गुनगुना नहीं, बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके रख दीजिए, ठंडा हो, पंखे के नीचे रख दीजिए या सामान्य वातावरण में रख दीजिए। जब वो लगे कि गुनगुना रह गया है, उसे आप जलेती के पात्र में डालें। लगभग 2 से 2.5 ग्राम नमक डाल दीजिए। नमक मीन्स आप जो खाने वाला नमक होता है उसको डालें। और हालांकि सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ तकनीकल डिफरेंट हो। कुछ लोग कहते हैं कि नमक इतना डालें जिसमें जैसे आंसू होता है, आंसू का जो क्षारपना होता है या खरापना होता है उतना हो। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा 1 चुटकी पड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आधा चम्मच पड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 चम्मच पड़ना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा जो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जो मेडिकल दृष्टि से काफी हद तक ठीक पाया गया, लगभग आधा लीटर का अगर पानी है तो उसमें 2.5 ग्राम नमक जरूर डालना चाहिए। और नमक डाल करके डिजॉल्व कर लीजिए। डिजॉल्व करके फिर जैसा कि प्रोसेस है, सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं, और खड़े होकर के झुक के भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम है कि आप उकड़ू बैठ करके करें। उकड़ू मीन्स तागासन बैठ करके करें तो अच्छा है। और बाकी जो है आपके विभिन्न सभी लोग एक्सपर्ट हैं, उसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसी जिसकी जो सुविधा हो उसके हिसाब से करें। अब ये बताएं कि जलनेती का पानी काम क्यों करता है, कैसे काम करता है, इसका हमारे इस सिस्टम पर कैसे प्रभाव होता है। हमने पानी लिया, बॉयल किया, बॉयल करके उसको रखा और उसमें नमक डाला। देखिए मित्रों, पानी का जो फार्मूला होता है H2O होता है, और नमक का जो फार्मूला होता है NaCl। H2O प्लस NaCl दोनों जब हमने से अभिक्रिया कराया तो बना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, अर्थात NaOH प्लस HCl तैयार हुआ। अब ये सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
जी जी। इसका जो वर्क है, कैसे हमें ये काम करता है। चूंकि जब NaOH है और HCl है, एक जो है स्ट्रॉन्ग क्षार हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्षार जब आप थोड़ा सा मोबाइल का कम कर लीजिए, झुका लीजिए सर, थोड़ा मोबाइल हल्का सा डाउन कर लीजिए। और ऐसे में जब हमने इस नाक से उसको गुजारा, तो जो भी डस्ट पार्टिकल थे, चाहे वो परागकण रहा हो, धूल धुआं का प्रभाव रहा हो। मित्रों, यहाँ पे बताएं, कुत्ता बिल्ली भी हम लोग जो घर में पालते हैं, इनके द्वारा भी एलर्जन तैयार होते हैं और वो हमें एलर्जी पैदा कर सकते हैं, और उससे हम प्रभावित होकर के निश्चित रूप से AR के शिकार हो सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग बिल्ली को छूते हैं, कुत्ते को छूते हैं, फिर हाथ और नाक ऐसे छू लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर कुत्ते बिल्ली को छुआ गया है हाथ से, तो बाकायदा साबुन से धोया जाए, इसके बाद ही हाथ कहीं नाक में या मुंह पर लगाया जाए। अगर बच्चे वहां पर हैं, तो ऐसे में सिगरेट बीड़ी भी गार्जियन को या बड़े लोगों को बच्चों के बीच में या लोगों के बीच में नहीं पीना चाहिए। अच्छा हो कि पिए ही नहीं, तो लेकिन अगर पीते ही हैं तो वो अपना बाहर जाकर के पिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जलनेती क्रिया का प्रभाव। तो जो जलनेती क्रिया है वो हमने राइट नॉस्ट्रल से डाला, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से संचित जितने फॉरेन मैटर थे उनको डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करके बाहर निकाल दिया। इवन अगर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन भी हो गया है, वह वायरल इन्फेक्शन भी दूर करने में बड़ी अच्छी भूमिका, को भी दूर करने में अच्छी भूमिका अदा करता है। क्योंकि ये हमारे एलोपैथ चिकित्सक भी ये मानते हैं कि यह सैलाइन वाटर अगर आप राइट नॉस्ट्रल से डालते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, लेफ्ट से डालते हैं, राइट से निकालते हैं, तो आपका जो साइनेसिस है वो अच्छी तरह से वाश होते हैं और वहां संचित विजातीय ड्रग डिजॉल्व होते हैं और बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब ये कोरोना का काल, संक्रमण काल चल रहा था, उस समय भी हमारे कई एलोपैथ चिकित्सक जो पल्मोनरी डिपार्टमेंट के थे, मेडिकल कॉलेज लखनऊ तथा बलरामपुर हॉस्पिटल, तो उनमें से हम लोग चर्चा होती रही। ये रहा कि हमारे उस मेडिसिन से बेटर रिजल्ट देने वाले हैं जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं, और ये चिकित्सा तो वास्तव में सेफ है, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और रिजल्ट और रिस्पांस तुरंत देने वाली। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब तीसरा दिन होता है जुकाम का और एलर्जी राइनाइटिस का, तो ऐसे में तीसरा दिन बड़ा खतरनाक होता है। और वो ऐसा होता है कि रात में आप सो नहीं सकते। दिन का तो समय निकल जाता है, गुजर जाता है, आप छिड़क करके साफ करके निकाल लेते हैं, लेकिन रात में जब आप सोते हैं, ऐसे में बता दें कि लगता है कि सांस अंदर जा ही नहीं पाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएगा। इस तरह की स्थिति पैदा होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, कमरा भी रूम बंद है, दरवाजा लगा, लगता है दरवाजा खोल दिया जाए, पर्दे लगे तो लगता है पर्दा हटा दिया जाए। इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। और ऐसे में यदि आप जलनेती क्रिया का अभ्यास तुरंत कर लें, चाहे रात के 2 बजे की स्थिति आ जाए, आपके पास बस एक जलनेती का लोटा होना चाहिए, और जलनेती का यह लोटा वास्तव में बड़ा कारगर होता है। संभवतः मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, जलनेती का ज्ञान सबको है, जलनेती के लोटे के बारे में ज्ञान है। कोई हमारे ऐसे लोग यहाँ एक्सपर्ट नहीं, लोग जनरल नहीं जुड़े हुए हैं जो इन सब के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि ध्यान ये रखना है कि जब हम जलनेती क्रिया करके सोते हैं, तो एब्डोमिनल पोज में बालासन का अभ्यास करने का प्रयास। बालासन में प्रयास किए, जब आपने देखा होगा प्रॉन एक्सरसाइज के बारे में हमारे एलोपैथ चिकित्सकों ने बात की थी कि इधर तकिया लगाइए, उधर तकिया लगाइए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो मित्रों, पेट के बल का जो आसन, विश्रामात्मक आसन हम लोग जब जिसे मानते हैं बालासन, उसका प्रयोग करेंगे। एलर्जी राइनाइटिस के समय में बड़ा लाभ होता है, बहुत अच्छा लाभ। श्वास श्वसन की प्रक्रिया जो है आप आसानी से ले लेते हैं, छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तेल लेती का प्रयोग, शुद्ध सरसों का तेल अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो शुद्ध सरसों का तेल 3-3 बूंद दोनों नाक में सुबह, दोपहर, शाम, रात केवल 4 बार डाल दिए। इसमें भी बड़ी अच्छी स्मेल बनती है। एक हमारे सीनियर चिकित्सक हैं, मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में मैं शासन प्रशासन के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया और हमने केवल एक ही काम किया, सरसों का तेल लेते थे और अपने उंगली में लगाते थे, नाक के अंदर जो है मुकोसा में थोड़ा सा अंदर घुसा देते थे और घुसा करके मैं घर से निकल जाता और पूरा सेकेंड फेज जो बहुत खतरनाक माना जा रहा था, उसमें उन्होंने, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का लगभग सभी जिलों का भ्रमण किया, दौरा किया, उन्हें संक्रमण नहीं हुआ कोरोना। आप नाम भी जानते होंगे, उनका नाम है डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो मित्रों, ये उनकी अपनी खुद की बात जो उन्होंने बताई वो मैं आपको प्रेजेंट करूं। तो मेरा ये कहना है कि यदि एक छोटी सी प्रोसेस अगर हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को, सरकार को ऐसी दिव्यात्मक चिकित्सा पद्धति को जन जन और घर घर तक पहुंचाना भी चाहिए। यदि आपको शुद्ध सरसों तेल मिलने में कठिनाई हो रही है तो आपको करना क्या है, अड़ू तेल आता है बाजार में, या सटबेन तेल आता है, उसका भी 2 से 3 बूंद दोनों नाक में आप डाल सकते हैं। 5 मिनट लेटे रहिए, इसके बाद उठ जाइए, नाक को छिड़किए, साफ कीजिए, बिल्कुल नाक क्लीन हो जाएगी। एलर्जिक राइनाइटिस के समय में जलने की क्रिया कितनी बार करनी है ये आपको समझ। जैसे आपने देखा होगा, लोग टैबलेट खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम। ऐसे जब इसकी सीवियर स्थिति हो तो सुबह, दोपहर, शाम करना चाहिए। जब इसकी नॉर्मल स्टेज में हो तो सुबह, शाम करना चाहिए। जब कुछ भी नहीं हो तो एक बार घर से बाहर निकलने पर कर लीजिए, या घर से अच्छा हो कि घर से जब आप काम से, अपने ड्यूटी से बाहर से या काम करके आते हैं तो शाम को जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप जाते हैं बाहर तो निश्चित रूप से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से आपका मुकाबला होता है। हर एक श्वास के साथ डस्ट पार्टिकल आपके अंदर जाती है, चाहे वो वायु प्रदूषण का हो, चाहे धूल का हो, धुएं का हो, क्योंकि जितनी भी वायु जाती है अंदर, उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जाकर के नाक में चिपक जाते हैं। तो आपने देखा, आप नहा लेते हैं, धो लेते हैं, कपड़ा भी साफ कर लेते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचे होंगे कि नाक जो आपके 1 मिनट में कम से कम आप 10 बार तो सांस लेते ही लेते हैं, और जनरल वेग में 15-17 बार लोग सांस लेते हैं, लेकिन योग का जो साधक है, मुझे लगता है 8 से 10 बार से ज्यादा सांस लेने की जरूरत 1 मिनट में नहीं पड़ती। लेकिन जो अच्छे उच्च कोटि के साधक है, उन्हें 3-4 बार ही सांस 1 मिनट में लेना। तो इसीलिए हमारे योग के साधकों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने इसे सत्कर्म में जोड़ा और ये बताया कि इसे प्रातः काल अगर आप कर लेते हैं, घर से बाहर निकल जाइए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी तरह का कोई भी प्रदूषण का प्रभाव भी ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जो जलनेती क्रिया का पानी होता है वो एल्कलाइन है और एसिडिक भी है। तो एल्कलाइन और एसिडिक का जो घोल आपका गुजारा गया है, तो वहां जाते ही वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, चाहे किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन। मित्रों, इसमें ये भी बात और बताना चाहूंगा कि वात कर्म कपालभाति जैसा कि हम लोगों ने देखे हैं कि सांस को छोड़ने वाला प्रक्रम को हम जानते हैं आमतौर पर, लेकिन यहाँ हम बताएंगे वात कर्म कपालभाति, वैद कर्म कपालभाति, शीत कर्म। ये तीनों कपालभाति अगर एलर्जिक राइनाइटिस के समय में किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कारगर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपालभाति। कपालभाति से अटका यह है कि जैसा जनरल में जानते हैं, आप तेजी से सांस को आपको छोड़ना है, पुश करके निकालने का काम। सांस स्वतः और सामान्य तरीके से लेना है, लेकिन पुश करके छोड़ना है। और इसकी दूसरी बात जानने को सब जानते हैं, इस पर हमें बताने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, नाभि पर रखें हाथ को और तेजी से सांस को पुश करें।
ऐसे एक बार जब स्टार्ट कीजिए तो 50 सांस कीजिए, फिर आप लंबी गहरी सांस लेकर के थोड़े समय तक रिलैक्स करिए, फिर इसके बाद फिर 50 बार का स्ट्रोकिंग कीजिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और थोड़े समय तक होल्ड करिए, अर्थात 12 सेकेंड तक होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद 2-3 श्वास नॉर्मल पोजीशन में लीजिए और छोड़िए, फिर इसको करिए। इस तरह से 4 राउंड अगर आप करते हैं तो वास्तव में आपका जो लंग की कैपेसिटी है काफी इम्प्रूव होगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तथा डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो हम एक ट्रीटमेंट इसमें और कर सकते हैं, वैदिक कपालभाति। वैदिक कपालभाति में आपने जलनीति के लोटे में पानी लिया और जलनीति के लोटे में पानी लेने के पश्चात क्या किया कि नाक से लिया और मुंह से निकाल दिया, दूसरी नासिका से लिया, मुंह से निकाल दिया। नेक्स्ट है शीतकर्म कपालभाति, मुंह से आपने लिया, नाक से सांस को निकाल दिया, लेकिन निकालते समय जालंधर बंद का प्रयोग जब करेंगे शीतकर्म कपालभाति के साथ रहे इस तरह से पुशिंग करके सीधे से निकाल देंगे, तो देखेंगे कि गले तक का जो इन्फेक्शन होता है उसको आप दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। आमतौर पर गला भी एलर्जिक राइनाइटिस में प्रभावित होता है, गले में खराश होती है, गले में लगता है कि बड़ा खट की आवाज आ रही है, साउंड नहीं आती है, तो एलर्जिक राइनाइटिस में गला भी प्रभावित होता है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। मित्रों एक बात और बता दें कि जब ये एलर्जिक राइनाइटिस एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्जन करता है और कन्वर्जन करते करते भी धीरे धीरे क्या करता है, वो अस्थमा का रूप में परिणित हो जाता है। ये आमतौर पर देखा होगा उन लोगों को होता है जो सामान्यतः एलर्जिक राइनाइटिस के मैनेजमेंट के लिए या इसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवाइयों को ज्यादा सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे करके एक्यूट का क्रॉनिक में कन्वर्जन होता है, फिर इसके बाद अस्थमा का स्वरूप में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का थोड़ा सा भी चर्चा हम करना उचित समझेंगे। जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाए, एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत हो जाए, तो ऐसे में अगर आपने खाना अपना छोड़ दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहती है कि अगर आपके शरीर में कोई भी विजातीय द्रव्यों का जमावड़ा ज्यादा हो गया है, जमाव ज्यादा हो गया है, तो आप उपवास का सहारा लीजिए। ऐसे में करना क्या है, अगर सर्दी का समय है तो गुनगुने पानी में पानी बॉयल किया, पानी रख दिया ठंडा हो या गुनगुना ही रह जाए हो जाए या गर्म ही रहे, उसमें नींबू रस डालिए। लगभग 300 ml पानी में आपने क्या डाला, 2 चम्मच नींबू रस डाल दिया, या कह सकते हैं आधा नींबू रस डाल दीजिए। उसको दिन में 4 से 6 बार आप पी सकते। अगर यदि आपने खाना नहीं खाया है तो सारी जो इम्यूनिटी होती है एलर्जिक राइनाइटिस के मैनेजमेंट में लग जाती है तथा इसे ठीक करने में बड़ा इसका योगदान है। तो कहा जाता है कि उपवास चिकित्सा वास्तव में एलर्जिक राइनाइटिस में भी काफी कारगर है। गर्मियों में जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत होती है तो क्या गर्म पानी पीना चाहिए क्या, इसमें एक सब्जेक्ट सामने आता है। देखिए टेम्परेचर वातावरण का बहुत ज्यादा है और आपने गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरे दृष्टि से ये होता है कि पानी बॉयल कर दीजिए, उसको मटके में रख दीजिए या कहीं सामान्य रूप से रहने दीजिए और थोड़ा सा नींबू रस डालिए और उसको पीजिए। बशर्ते फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन ताजा पानी आप पी सकते हैं, नींबू रस जरूर डालें। गर्मियों में बहुत आवश्यक नहीं है कि आप गर्म पानी पिए, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा विकसित करना है। और आपने देखा होगा कि विजातीय द्रव्यों को डिजॉल्व करके निकालने का काम गर्म पानी करता है, लेकिन बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने का काम ठंडा पानी करता है या ताजा पानी करता है। ठंडा से मेरा मतलब है वो पानी होना चाहिए या तो मटके का पानी हो या सबमर्सिबल पंप का पानी। ठंडे का मतलब मेरा नहीं है कि वो फ्रिज का पानी हो। तो ऐसे में ये कह सकते हैं
कि हमें उपवास चिकित्सा का भी सहारा इसमें लेना चाहिए। केवल आप 24 घंटे का उपवास कर लीजिए, या मान के चलिए कि आज मैं व्रत कर रहा हूँ, दिन भर में हर 2 से ढाई घंटे में 2 से 250 ml पानी आपको पीना है। दिन भर में 4 बार नींबू डालना है, बाकी टाइम में आपको सादा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल स्टीम बाथ। मित्रों, हमने ये भी देखा जिसका कई महीनों एलर्जिक राइनाइटिस से लोग पीड़ित थे और ठीक नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने जलनेती क्रिया का भी सहारा लेकर के नहीं ठीक हुए, या नहीं सफलता अच्छी मिल पा रही थी, हल्का आराम मिल रहा था, उन लोगों को जब फुल स्टीम बाथ और नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट्स अपनाए गए तो वो बहुत अच्छी तरह से क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस भी मैनेजमेंट करने में सहयोग मिला और वो ठीक हो। तो फुल स्टीम बाथ भी वास्तव में बड़ा कारगर है। यह नेचुरोपैथी हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं इसकी रहती हैं। यदि लगता है कि क्रॉनिक, जनरल में मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ आपको कहूंगा कि आप करिए, लेकिन यदि लगता है कि क्रॉनिक डिजीज धारण कर चुका है तो निश्चित रूप से सप्ताह में 1 से 2 बार फुल स्टीम बाथ का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि यह है बहुत सीवियर स्थिति में है तो अल्टरनेट डे फुल स्टीम बाथ देना चाहिए। नीम के पत्ते का फुल स्टीम बाथ बहुत अच्छा कारगर पाया है। नीम के पत्ते का फुल स्टीम बाथ एलर्जिक राइनाइटिस के वाले मरीज को दिया जाए और लोकल स्टीम दिया जाए तो भी काफी कारगर होगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो आपको कुछ ट्रीटमेंट बताए गए वास्तव में आप लोगों के थोड़ा सा जो भी है हमारे लाइफ में, जनरल में सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे आहार विहार दिनचर्या में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप लोगों ने देखा कि वर्तमान परिवेश में लोगों का आहार विहार ही गड़बड़ हो। क्या हो रहा है कि हम रोटी तो खाते हैं लेकिन रोटी बनाना नहीं जानते, आटा तो लाते हैं लेकिन आटा हमारा कैसा आना चाहिए यही पता नहीं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा अगर संशोधन कर लिया जाए अपने लाइफ स्टाइल में तो काफी सुधार हो सकता है अपने हेल्थ के मामले। मोटे आटे की चोकर समेत चपाती लोहे के तवे पर सिकी हुई खूब चबा चबा कर खानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारा भी रोटी तो तवे पर सेका जाता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 98% घरों में लोग क्या करते हैं, तवे पर सेका फिर उठा करके लौ पर डाल दिया, और लौ पर डालने के बाद क्या हुआ कि ऊपर का हिस्सा बंद कर गया, फाइबर भी जल गया, अंदर की रोटी कच्ची रह गई, ठीक ढंग से सेकाई नहीं हुई उसकी। वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन की और विजातीय द्रव्यों को इकट्ठा करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो हमें क्या करना है कि रोटी को लोहे के तवे पर सेकना है। तवा भी विभिन्न प्रकार के इस समय आ रहे हैं मार्केट में, तो हमें उन तवा का प्रयोग करने के बजाय लोहे का तवा प्रयोग में लेना है। ये भी आपके एलर्जिक राइनाइटिस की जो बात करते हैं, इसे ना होने दे, इसके मैनेजमेंट में भी बड़ा अच्छा योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी जो सब्जियां बननी चाहिए वो लोहे के तवे में बननी चाहिए। अच्छा हो कि लोहे की कलछुल भी हो। इस समय प्रचलन में जो आ रहा है, भैया कहीं ज्यादा टाइम तो हम नहीं ले रहे। नहीं सर, कैरी ऑन करिए। हाँ, अभी टाइम है आपके पास। हाँ, जैसे हो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि समय का हम बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरे पास समय है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगा, लोहे के तवे में अपनी सब्जियां जरूर बननी चाहिए। सब्जियां कटे भी तो लोहे के चाकू से कटनी चाहिए। साथियों, बता दें कि आप जब इस रूप में प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में डिफिशियंसी ऑफ आयरन की नहीं होने पाती। डिफिशियंसी ऑफ आयरन वास्तव में अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं, महिलाएं खासकर। तो आयरन की गोली खाते हैं, आयरन की गोली हजम नहीं होती, गैस बनाती है, डाइजेस्ट नहीं होती, आयरन की पूर्ति नहीं होती। तो जो आप उस आयरन का प्रयोग कर रहे हैं जो पका हुआ आयरन हो जाता, मतलब आयरन जो है बिल्कुल पोटेंटाइज होकर के आपको मिल रहा है, सुपाच्य मिल रहा है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हर 2 से ढाई घंटे में हमें 2 गिलास पानी भी पीना चाहिए। ये हमारे विजातीय द्रव्यों को डिजॉल्व करके निकालने का काम करता है।
आप लोग कह रहे होंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस पे बात की जा रही है, तो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? साथियों, एलर्जिक राइनाइटिस भी आपको तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, जब आपके शरीर में विजातीय द्रव्यों का अधिकतम कलेक्शन होता है। तो ऐसे में ये हमें कहना है कि हमें पहले अपने बेसिक हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर इधर हमने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अपडेट होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होगी, हमारा पेट अच्छी तरह से साफ होगा, आपको विजातीय द्रव्यों को कलेक्शन नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी खाना खाते समय नहीं पीना चाहिए, या अपने पास केवल 100 ml पानी रखिए, इससे ज्यादा पानी ना रखें खाना खाते समय। कभी हिचकी आ जाए या कभी लगा कि नहीं हमारा दिक्कत आ गई, तो ऐसे में आप 100 ml पानी कम रखिए, आधे गिलास से कम रखिए, ताकि आपको अगर ज्यादा पानी रहेगा तो पानी आप पी जाओगे, पानी सामने है। मेरा ये मानना है कि जब आप पाचक एंजाइम्स डिजॉल्व आपके भोजन के साथ मिक्सअप होता है, और जब आप पानी पी लेते हैं तो डिजॉल्व होकर के सीधे नीचे चला जाता है। सबसे पहले आपका पाचक एंजाइम चला गया, भोजन को पचाने के लिए लीवर को अतिरिक्त काम करना पड़ गया, फिर जो खाना आपको 2-2.5 घंटे पच जाती है, 3 घंटे में, उसको पचने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें भी हमें जो हमारा पाचन संस्थान है वो दुर्बल होता है, फैटी लीवर की शिकायत होती है, गैस ट्रबल होता है, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। इन सब समस्याओं से बचाव का सबसे माध्यम वाला यही है कि हम अपने आहार पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट बात आपको बता दें कि जब आप तवे पर सेक करके चपाती को क्या करते हैं कि लौ पर डालते हैं, उसमें क्या होता है समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एक गैस हमारे जो एलपीजी होती है उसमें शामिल होती है, और एलपीजी गैस के जब बर्न करता है, जब जैसे ही आप डालते हो तो कुछ अंश क्या होता है वो बिना बर्न किए अंदर घुस जाता है रोटी में, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ऐसे में हमें लौ पर सेकने के बजाय रोटी हमें तवे पर ही सेकवानी है और तवे पर ही रोटी सेक करके खानी है। और नेक्स्ट बात ये करना चाहेंगे कि यौगिक लाइफ स्टाइल हमें अपनानी चाहिए। यौगिक लाइफ स्टाइल से मतलब ये है कि आधे से 1 घंटा टाइम भाई कम से कम अपने शरीर के लिए 24 घंटे में तो देना ही चाहिए। अगर आप 24 घंटे में आधा से 1 घंटा अपने लिए देते हैं तो निश्चित रूप से ये 23 घंटे हमारे लिए काम के लिए तैयार रहेगा, वो एक्टिव होकर के सेवाएं देगा। बॉडी की एक एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम और बाकी जितने भी हमारे सिस्टम है बॉडी के, सभी बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे और आप तरोताजा बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज एलर्जिक राइनाइटिस से संबंधित सत्र को मैं अपने के संदर्भ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस शानदार सेशन के लिए। और जिस प्रकार से आपने विषय को रखा उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जिज्ञासा लोगों की अवश्य में शांत हुई होगी। और वास्तविकता में ये एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या कह लीजिए कि जो आपको सामाजिक दायरे को समेट के रख देती है। जब कभी आप इस तरह की बहती नाक को लेकर के सोसाइटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। और जिस प्रकार के आपने साधन बताए उनसे आप बहुत ही आसानी से इन चीजों से बचाव कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जो इंस्टेंट इस चीज में लाभ दे सकते हैं? सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, बताएं। सर मैं पूछना चाह रहा था, क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जो इंस्टेंट इस चीज में लाभ दे सकते हैं? कोई ऐसी चिकित्सा जो फर्स्ट एड के तौर पे काम की जा सके? एक्यूप्रेशर? जी जी। मैं एक्यूप्रेशर का सर एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अच्छा। इस बारे में जब एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं होता है तो उस पर बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर इसमें। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के संदर्भ में जो भी कुछ बात करना चाहें उसके संदर्भ में आप करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो 17 तारीख वाले चिकित्सक थे, 17 तारीख के सत्र वाले, उन्होंने जी जी। एक्यूप्रेशर के बारे में बात की थी, और बहुत ज्यादा हम इस उनका एक्सपर्टाइजेशन है और मैंने इस पर बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, और आधी अधूरी नॉलेज देना अपने हम हाँ वो एक्सपर्ट साथियों को उचित नहीं समझते।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आदरणीय साथियों, बहुत ही ये एक विद्वान की विद्वता होती है कि वो कभी भी विषय से अलग बात नहीं करता। और जब कभी आपने देखा होगा, वो अल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत कुछ चीजें हैं। आप एक्यूपंक्चर में जाएंगे, इसके कुछ समाधान मिलेंगे, एक्यूप्रेशर में कुछ समाधान मिलेंगे, सुजोक में कुछ मिलेंगे, तो मैग्नेट थेरेपी में कुछ मिलेंगे। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं, खास करके वो अपने विषय से अलग नहीं जाते हैं, और ये इनकी महानता मैं कहूंगा सर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी जो रोटी है, कहीं ना कहीं उसमें भी समस्या है। साथियों, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ। आप एक चूल्हे की रोटी पकी हुई खाएंगे और या गैस की रोटी पकी हुई खाएंगे, तो आपको दोनों के टेस्ट में फर्क पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, प्राचीन काल में तांबे की रिंग पहनी जाती थी हाथों में, तो उनका भी बड़ा वैज्ञानिक कारण होता था। आप जानेंगे, तांबा जो होता है वो अपने आप में एक सैनिटाइजर का काम करता है। जब आप हाथ को धोते हो तो तांबा घिसता है, और वो एक नेचुरल सोप का काम करता है। उसी प्रकार से सर ने जैसे बताया कि लोहे के बर्तनों में पका हुआ खाना आपको खाना चाहिए। निश्चित रूप से न सिर्फ उससे आयरन की पूर्ति होती है, बल्कि आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आपको अवश्य में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ, यदि किसी साथी का कोई प्रश्न इस बारे में है, तो आप एक बार सर से पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करेंगे, मैं आपको मंजीत जी गुरुग्राम से, आप माइक को अनम्यूट करें। मंजीत जी पूछें। सभी गुरुजनों को नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने सरसों का तेल बताया नाक में डालने के लिए, उसमें अगर देसी गाय का घी अगर हम डालें तो वो बेस्ट रहेगा सरसों के तेल से, या सरसों का बिल्कुल तेल यूज करना है? बिल्कुल, इस देखिए, तेल नेती या घृत नेती हमारे यहाँ बिल्कुल कहा गया है, बताया गया है। आप तेल नेती से अच्छा है कि घृत नेती, गाय का शुद्ध घी देसी गाय का मिल जाता है तो डालिए, बहुत अच्छा है। और अच्छा, फर्स्ट धन्यवाद सर। तो मैं आपको अच्छा एक बात और बता दें, अभी लेटेस्ट सूचना आपने देखा होगा। पवन जी जरा बात कर, डॉक्टर पवन जी बात कर सकता हूं मैं? हाँ, अभी एक नेजल ड्रॉप आया बाजार में, तो विटामिन बी 12 के सभी लोग परिचित होंगे। उसकी डेफिशिएंसी से मल्टीपल समस्याएं पैदा हो रही हैं, और ये शाकाहारियों में आमतौर पर कमी पाई जा रही है। तो अभी मैंने जानकारी में आया कि एक नेजल ड्रॉप है, उस नेजल ड्रॉप को नाक में डालिए और विटामिन बी 12 की पूर्ति हो जाती है। ये जानकारी हमें पल्मोनरिस्ट जो होते हैं उनसे मिली। तो अब आपने पूछा गाय का घी, आपने यही बात कही, गाय का घी अगर डाला है तो कैसा रहेगा। मित्रों, बता दें आपको, गाय का घी एक सुपर कह सकते हैं कि हमारी नेति क्रिया में कह सकते हैं कि घृत नेति क्रिया है, और उस घृत नेति क्रिया में निश्चित रूप से इतना कारगर है कि वो आपके ब्रेन के सेल्स के लिए बड़ा उपयोगी है। नाक के जो भी हमारे साइनसेस हैं, म्यूकोसा हैं, उनके लिए तो उपयोगी है ही है, साथ साथ ब्रेन के सेल्स के लिए बड़ा उपयोगी है। और आपको बता दें, विटामिन बी 12 को भी बढ़ाने में इसका योगदान है, क्योंकि गाय के शुद्ध घी में विटामिन बी 12 पाया जाता है। जी, निश्चित रूप से अगले क्रम में डॉक्टर पवन कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गाय के घी के अलावा आप जो गर्म चपाती बना के उसका स्मोक भी ले सकते हैं। फ्रेश गर्म की चपाती जो स्मोक होता है वो भी इंस्टेंट आपको रिलीफ देगा नोस्ट्रल को ब्लॉकेज खोलने में। और कैम्फर का स्मोक लीजिए, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय साथियों, मैं समझता हूं कि जो जानकारी हमें दी गई है अवश्य में वो आप तक पहुंची होगी। और साथियों, बेसन का जो चने हैं या बेसन का जो चीला है, वो भी इस तरह की परेशानी में बहुत लाभदायक रहता है। आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही चेस्ट पीटी जो है, अगर आपको लगता है कि आपके गले में गिर रहा है, तो चेस्ट पीटी करके भी आप स्टीम द्वारा उसको आउट कर सकते हैं, वो भी इसमें लाभकारी रहता है। और मैं आज के इस विशेष सत्र के लिए आदरणीय जिज्ञासु करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने अपने इतने व्यस्ततम